ताजीम, जो इस वक्त लाहौर के अंदर भी है। तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो पढ़ा लिखा नौजवान है और वो इस तरह की गैंग वॉर को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। बज़ाहिर उसने ये कहा है, उसने कहा कि जब उसके वालिद का कुछ लोगों के साथ मिलना मिलाना होता था घर के अंदर भी या किसी महफिल के अंदर, जब वो बड़े आ जाते थे तो इनको उठा दिया जाता था। ट्रक्कर वाली फैमिली की बात कर लें तो अमीर मसब वो भी सेंसिबल पढ़ा लिखा लड़का है, वकालत से वाबस्ता है उसका पेशा। और जितनी दफ़ा भी हम उसके वहाँ पर गए हैं इंटरव्यू करने या मुलाकात करने या कवरेज के लिए ये चीज़ें, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी कि वो थक चुके हैं, बलाज उनको मरवा देगा। तो इसलिए वो मेंटली तौर पर तो दोनों प्रिपेयर थे। लेकिन चूंकि ये हो गया तो उसके बाद तफ्तीश के अंदर ये क्लियर हो गया कि जी गोगी भट्ट की उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इसको पकड़ भी लेते हैं तो 109 के अंदर तफ्तीश होगी और तफ्तीश के बाद इसको जेल भेजेंगे और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। बहुत बात हो गई कि कैसे आए, क्यों आए, कहाँ आए, क्या हुआ, कि ये जो हुआ उसके बाद क्या होगा, क्या वाकई यहाँ कहानी खत्म होगी या एक नई कहानी जन्म लेगी। तीफी भट्ट का इनकाउंटर हुआ है और जिस तरह सीसीडी अपना रिकॉर्ड मुरतब करती आ रही है, अप्रैल से लेके अभी तक 1000 पुलिस मुकाबले हो चुके हैं। लाहौर पुलिस पहली बार इन गैंगस्टर्स के खिलाफ इस तरह से मुतहरिक दिखाई दी जो इससे पहले 35 साल में कभी नहीं हुआ। इन्होंने डेडलॉक लगा दिया था कि भाई अब इनको पकड़ना ही पकड़ना है। तो सीसीडी की जो टीम, जो खालिद वरिया वहां पर गया था, ये बेसिकली किसी और केस में गया था। अच्छा, इसका ये ब्लॉक है और इंटरपोल के थ्रू मतलब रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि इसको पकड़ा जाए लाहौर पुलिस की तरफ से। तो वो उसके लिए बड़ा शॉकिंग था कि ये तीफी भट्ट ऑलरेडी इंटरपोल की कस्टडी में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाजरीन, सोशल मीडिया पर चंद दिनों से एक मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद उसकी ही बात हो रही है। बहुत बात हो गई कि कैसे आए, क्यों आए, कहाँ आए, क्या हुआ, हुआ नहीं हुआ, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये सारे सवाल एक तरफ। लेकिन असल सवाल अब ये पैदा होता है कि ये जो हुआ उसके बाद क्या होगा, क्या वाकई यहाँ कहानी ख़त्म होगी या एक नई कहानी जन्म लेगी। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं उमर याकूब साहब। इनसे बात करते हैं और मुझे ये बताइएगा जी कि ये कहानी यहाँ वाकई ख़त्म हो जाएगी या अभी कोई आपको नज़र आ रहा है कि कोई नई कहानी जन्म लेने जा रही है। देख लें, फिलहाल तो जो सूरत हाल है, जिस तरह से तीफी भट्ट का इनकाउंटर हुआ है और जिस तरह सीसीडी अपना रिकॉर्ड मुरतब करती आ रही है, अप्रैल से लेके अभी तक 1000 पुलिस मुकाबले हो चुके हैं और उसके अंदर जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े नामवर डाकुओं को पकड़ा और उनके साथ मुकाबला हुआ और वो मुकाबले में पार हो गए। फिल वक्त लाहौर के अंदर तो कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि कोई उठेगा और दोबारा से गैंगस्टर बनने का या फिर यहाँ पर कोई गुंडा बनने की कोशिश करेगा। दूसरी जानिब अगर बात करें कि पहले बलाज का कत्ल होता है, उसके बाद जावेद भट्ट का होते हैं, उसके बाद तीफी का एनकाउंटर हो जाता है, तो ये दो ग्रुप्स के दरमियान जो एक लड़ाई चली आ रही है, आप उसकी अगर बात कर रहे हैं तो फिल वक्त तक जो सूरत हाल है, जिस तरह से बलाज फैमिली ने सोशल मीडिया या पढ़ी लिखी अप्रोच का मुजाहरा करते हुए जो जस्टिस फॉर बलाज का एक ट्रेंड चलाया था, उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लोगों की सिंपथीज गेन की उन्होंने, इदारों की तवज्जो हासिल की, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस से हमदर्दियाँ हासिल की कि वाकई बलाज का कत्ल जो हुआ है वो ज़्यादती थी। उसके बाद लाहौर पुलिस पहली बार इन गैंगस्टर्स के खिलाफ इस तरह से मुतहरिक दिखाई दी जो इससे पहले 35 साल में कभी नहीं हुआ। मतलब इससे पहले गोगी भट्ट या तीफी भट्ट के घर पे पुलिस ने कभी रेड की थी तो उसको उस तरह से पकड़ के लाना या मुकदमा दर्ज करके अग्रेसिवली उनके खिलाफ कार्रवाई करना ये नज़र नहीं आया था। लेकिन इस बार ऐसा था कि गोगी के घर मुसलसल रेड होती थी, तीफी भट्ट के घर मुसलसल रेड होती थी, इनकी ट्रैकिंग होती थी, इनकी फैमिली मेम्बर्स पर मतलब वॉच किया जाता था कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या चीज़ चल रही, मतलब इस तरह से निगरानी होती थी। फिर तीफी का इंटरपोल के जरिए दुबई में पकड़े जाना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मतलब इन्होंने डेडलॉक लगा दिया था कि भाई अब इनको पकड़ना ही पकड़ना है। और दुबई में जब तीफी भट्ट पकड़ा गया तो सीसीडी की एक टीम वहां पर गई। होता ये है कि जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ना, जो हमारे मुल्जिमों का तबादला होता है दूसरे ममालिक से इंटरपोल के जरिए, इंटरपोल बेसिकली है इंटरनेशनल पुलिसिंग, जो इंटरनेशनली काम इस तरह से करती है कि अगर उन किसी दूसरे मुल्क का मुल्जिम यहाँ पर भाग के आके पनाह ले लेगा
तो आप हमारी पुलिस से मदद लेके वो हैंडओवर कर देंगे, और अगर हमारा कोई मुलजिम वहां पर पनाह ले लेगा तो वो हमें हैंडओवर कर देंगे। तो ये एक्सचेंज ऑफ जो प्रिजनर्स है और जो क्रिमिनल्स है, इसको जरा स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरपोल काम करता है। तो इंटरपोल ने दुबई के अंदर, चूंकि इन्होंने हर चीज उसकी ब्लॉक करवा रखी थी, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी ऐसी कोई चीज जो वहां पर वो यूज करता तीफी, तो 1 सेकंड के अंदर सिस्टम ने ब्लिंक करना था रेड लाइट की, जनाब ये तो वांटेड है फलां कंट्री के अंदर। और इस केस के अंदर दुबई के अंदर भी ऐसा हुआ कि इंटरपोल ने तीफी भट्ट को पाकिस्तान पुलिस को इन्फॉर्म करने से कोई 10 से 12 दिन पहले पकड़ा है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही पकड़ा है तो साथ ही टीम वहां पहुंच गई और वो उसको लेने के लिए आ गई। वहां पर उन्होंने और भी जो इंटरपोल ने पाकिस्तान के जो मुलजिम वहां पर भागे हुए थे वो पकड़े गए ना, तो सीसीडी की जो टीम, जो खालिद वरिया वहां पर गया था, ये बेसिकली किसी और केस में गया था। अच्छा, ये किसी और केस में वहां गया, तो वहां पर इंटरपोल ने बताया कि एक आपका और मुलजिम भी है जो इस केस के अंदर मुलविस था, मतलूब था पुलिस को, लाहौर पुलिस को या पाकिस्तान को, तो इसको हमने पकड़ा हुआ है। इसका नाम ख्वाजा तारीफ तीफी भट्ट है। इसका ये ब्लॉक है और इंटरपोल के थ्रू मतलब रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि इसको पकड़ा जाए लाहौर पुलिस की तरफ से। तो वो उसके लिए बड़ा शॉकिंग था कि ये तीफी भट्ट ऑलरेडी इंटरपोल की कस्टडी में। उसने वहां से अपने हाई ऑप्स को बताया कि जनाब ये वहां पर जिस मुलजिम को पकड़ने गए थे वो तो है ही है, और उसके अलावा तीफी भट्ट भी है। अब होता यह कि जब लाहौर पुलिस दुबई में या किसी भी मुल्क में जाती है ना, तो वहां पर एग्जैक्ट चीजें बता के जी हमारा वो मुलजिम पकड़ा जा चुका है, उसको लेने के लिए जा रहे हैं, और उसकी रिटर्न टिकट भी साथ यहाँ से बुक करती है। अगर लाहौर से जा रहे हैं तो लाहौर ही आएगी। चूंकि तीफी भट्ट का वहां पर एक्सीडेंटली पता चला, इसलिए फिर वहां से टिकट करवाएगी और उसको कराची लाएगा। बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल था कि तीफी भट्ट को लाहौर क्यों नहीं लाए, कराची क्यों नहीं लेके गए। तो वजह सिर्फ ये थी कि वो एक नई वहां पर डेवलपमेंट हुई थी और तीफी भट्ट सीसीडी के हाथ लगा। बेसिकली तो इंटरपोल के जरिए लगा ना, इंटरपोल ने पकड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगा या आईजी पंजाब भी दुबई में जाके किसी मुलजिम को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि उनकी टेरिटरी है। जिस तरह दुबई की पुलिस लाहौर आके किसी को नहीं पकड़ सकती, ये पाकिस्तान या पंजाब पुलिस की टेरिटरी है। तो इसी तरह वहां पर जब उसको लाहौर या पाकिस्तान लाना था तो एक नई टिकट परचेज की गई और वो टिकट मिली कराची की। कराची लाया, कराची से फिर बाय रोड उसको लाहौर ला रहे थे तो रहीम यार खान में इनकाउंटर हो गया। तो एक तो ये बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल था कि तीफी भट्ट को लाहौर क्यों नहीं लाए, तो ये एक वजह थी। दूसरा, वहां पर जो खालिद वरिया था, जो डीएसपी था सीसीडी का, उसने जब इन्फॉर्म किया कि भाई पकड़ा गया, तो साथ ही सीसीडी ने उस केस की तफ्तीश अपने पास ले ली थी। अभी तक बहुत से लोगों के ज़हनों में ये है कि जी तफ्तीश अभी भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी, सीसीडी नहीं कर रही थी। जैसे ही उनको पता लगा कि ये मुलजिम उनके हाथ आ गया और जो तफ्तीश है अभी इन्वेस्टिगेशन के पास है, चूंकि सीसीडी का मैंडेट ऐसा है कि वो किसी भी केस की तफ्तीश अपने पास मंगवा सकते हैं, क्योंकि जो ये रिसेंटली अप्रैल के अंदर एक नई फोर्स बनाई गई है, तो इसका मकसद ये था कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स या जो हीनियस क्राइम में मुलविस क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ा जाए या उनका खात्मा किया जाए। तो इसलिए ये केस ऐसा था, दहशतगर्दी का मुकदमा था, चून के अंदर दर्ज हुआ, और उसके बाद तफ्तीश जो है सीसीडी ने अपने पास मंगवा ली। फिर सीसीडी उसको लेके आ रही थी और रास्ते में इनकाउंटर हो गया। अब बात करते हैं कि जी उसके इनकाउंटर के बाद लोगों को लग रहा था कि रिएक्शन आएगा, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या तो ट्रक्का वाला फैमिली पर कोई हमला होता है या उनको नुकसान पहुंचाया जाता है या पुलिस पहुंचाया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह से सीसीडी ने डेटरेंस क्रिएट कर दी है और जिस कंटिन्यूटी के साथ वो लोगों को पकड़े हैं, ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़े हैं जो बड़े बड़े अरसे से मतलूब थे या जिनका बड़ा असर और रसूख था पॉलिटिशियंस के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, बिजनेसमैन के साथ, जो पैसा खर्चना जानते थे, और उनको भी इन्होंने पकड़ के या तो उनका मुकाबला हुआ है या तो वो जेल के अंदर गए हैं। तो अभी लगता यही है कि ये केस अगर तीफी की फैमिली, यानी कि उसका बेटा है ख्वाजा ताजीम, जो जनाजे पे भी मौजूद था, जो बेटे के बाप के पकड़े जाने पे दुबई भी गया और जाके इंटरपोल को बता के आया कि इनका वालिद इस बीमारी में मुब्तला है, उसको ये मेडिसिन मिलनी है, ये उसकी टाइमिंग है, तो सारा ब्रीफ करके मिल के आया था वहाँ पे ताजीम, जो इस वक्त लाहौर के अंदर भी है। तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो पढ़ा लिखा नौजवान है और वो इस तरह की गैंग वॉर को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। बज़ाहिर उसने ये कहा है, उसने कहा कि जब उसके वालिद का कुछ लोगों के साथ मिलना मिलाना होता था घर के अंदर भी या किसी महफिल के अंदर, जब वो बड़े आ जाते थे तो इनको उठा दिया जाता था। इसका मतलब है वो खुद कह रहा है कि वो इस तरह की गैंग वॉर या इस सारे जो माफिया या अंडरवर्ल्ड है, इसकी किसी भी डील में, किसी भी कार्रवाई में, किसी भी काम में उसकी मुदाखलत नहीं थी। तो वो आगे इसको लेके भी नहीं चलना चाह रहा। तो इसने बड़ा क्लियर कट कहा था। दूसरी जानिब ट्रक्का वाली फैमिली की बात कर लें तो अमीर मसअब वो भी सेंसिबल पढ़ा लिखा लड़का है,
वकालत से वाबस्ता है उसका पेशा, और जितनी दफ़ा भी हम उसके वहाँ पर गए हैं इंटरव्यू करने या मुलाकात करने या कवरेज के लिए ये चीज़ें, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी कि वो थक चुके हैं, क्योंकि उनके घर के चार जो सरबराह हैं वो मारे जा चुके हैं, पर दादा दादा वालिद भाई। तो उसके बाद वो नहीं चाह रहे थे कि इस सारी चेन को या इस खून रेजी को आगे कंटिन्यू किया जा सके, इसलिए वो बार बार पुलिस का दरवाजा खटखटाते। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा हुआ कि उनके पास मार्जिन था कि वो एहतजाज करते, वो कहीं पे जाके मतलब इस तरह से एजिटेट करते कि शायद हुकूमत के लिए मसला होता है या मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई रास्ता इख्तियार नहीं किया। एक तो वो वकील है, दूसरा जिस तरह से उनके घर के बंदे मर चुके हैं, अफराद मर चुके हैं, उसके बाद उनके पास ये सारी एक ऑप्शन थी, लेकिन उन्होंने इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया। तो दूसरा सीसीडी का जो खौफ है, मुझे नहीं लगता कि उस तरह से तीफी फैमिली या बलाश फैमिली, ये ट्रका वाली फैमिली एक दूसरे के खिलाफ गैंग वॉर का आगाज करेंगे या इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। और इनके साथ जुड़े जो लोग थे वो तो पहले ही साइड पे हो रहे थे। आपने देखा होगा कि पहले तीफी जो बलाश फैमिली के साथ एक था कैसर बट, उसने अचानक कहा जी नहीं जी मैं उनके साथ नहीं हूँ और मुझे ये सारे मामले से अलग रखा जाए। बाद में वो तीफी के साथ जाकर उसने सुलह कर ली और अलग हो गया। वो उसका नामो निशान भी कभी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि उनको पहले ही इतला हो गई थी कि भाई इस खेल का अंजाम खौफनाक है, तो दूर रहें तो बेहतरी है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो आपने बड़े डिटेल से बता दिया ये हुआ कैसे और दोनों फैमिलियों के दरमियान अब चल क्या रहा है, और आपने ये भी बता दिया कि ये सिलसिला अब यहाँ पे आपको ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। अब आते हैं गोगी भट्ट साहब पे। गोगी भट्ट साहब जो चंद दिन पहले मंजर आम पे आए, उन्होंने तफ्तीश का जो है ना सामना करने का फ़ैसला किया, अदालतों का सामना करने का फ़ैसला किया, आप लोगों को बुलाया भी, आप लोगों ने जाके इंटरव्यूज़ भी किए। ये सारा कुछ जो चल रहा था, इसके पीछे क्या था? अचानक से अदालतों को फेस करना, फिर गोगी आप, और दूसरा ये भी बता दें, आपको लगता है कि वहाँ तीफी भट्ट साहब से अदालत में पूछा गया कि आप पाकिस्तान में जाके मुकदमात को फेस करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी? कौन सी अदालत से? दुबई की? ऐसा नहीं होता। ठीक है। एक्स्ट्राडिशन टीटी के बाद जब इंटरपोल किसी मुलजिम को पकड़ लेता है तो उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद पुलिस को हैंडओवर कर देता है। ऐसा नहीं कि उसको काजी के पास पेश किया जाएगा, काजी से पूछा जाएगा, काजी उससे पूछेगा कि भाई तुम जाना चाहते हो या रुकना चाहते हो। भाई वो क्रिमिनल है, किस मुल्क का है, अगर उसकी पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, तो उसको हैंडओवर कर देते हैं। कोई लेन देन का वहाँ पे मामला नहीं था। ये सारी कहानियां थी जो बाद में बनाई गई थी कि शायद कोई एक प्रेशर बिल्ड किया जा सके और तीफी भट्ट को वहाँ पर रोक लिया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और बाद में फिर सबको यही हुआ कि जी तीफी भट्ट तो पाकिस्तान पहुंच भी गया, क्योंकि पहले तो यही कह रहे थे वो पाकिस्तान आ ही नहीं सकता, वो नहीं आ रहा। जब वो पाकिस्तान पहुंच गया तो उसकी पहली जो तस्वीर है एयरपोर्ट वाली, वो भी मैंने ही मेरे पास ही आई थी मेरे एक सोर्स से। तो बहुत से लोगों को ये हैरानगी हुई थी कि यार ये पाकिस्तान की नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि जी एयरपोर्ट की तस्वीर है, और उसके बाद कोई 12-14 घंटे बाद उसके इनकाउंटर की तस्वीर आ गई, वो भी बाय चांस मेरे पास ही आ गई। तो इसके पीछे क्या लगता है कि क्या चल क्या रहा था? अचानक से जो इतने सालों से मफरूर हैं वो अचानक से अदालतों का सामना करना चाह रहे हैं, क्यों? अदालतों का सामना करने वाली बात जो है ना, वो ऑप्शन नहीं थी उसके पास। ये नहीं है कि जी तीफी को कोई गारंटी दी गई कि भाई आपको कुछ नहीं कहेंगे तो वापस आ जाए। पकड़े गए हैं, ठीक है। पकड़े जाने के बाद आना ही था। और गोगी बट चूंकि पाकिस्तान से बाहर गया ही नहीं था, वो कभी किसी जगह पर छुप रहा था, कभी किसी मुकाम पर पनाह ले रहा था, कभी किसी जगह पर मतलब कोशिश कर रहा था कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले। लेकिन उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि तुम 109 में हो, फिर तुम्हारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हुई। पुलिस जब तफ्तीश कर रही होती है तो सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन अफसरान को नहीं दे रही होती, बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन वो मिल जाती है। तो जेआईटी की बहुत सी तफ्तीश के बाद ये क्लियर हो गया था कि गोगी भट्ट का उस तरह बराह रास्त बलाश के कत्ल में हाथ नहीं है, वो मुलविस नहीं है। बहरहाल वो उनका मुखालिफ था और वो किसी भी पॉइंट पे अपने बचाव के लिए या अपने बच्चों के बचाव के लिए इस कदम को उठा सकते थे, मतलब गोगी भी और बलाश भी, क्योंकि वो नेक टू नेक थे। दोनों को पता था कि जब भी कभी ऐसा सामना हो गया या ऐसा पॉइंट आ गया तो या वो इनको मरवा देंगे या बलाश उनको मरवा देगा। तो इसलिए वो मेंटली तौर पे तो दोनों प्रिपेयर थे। लेकिन चूंकि ये हो गया तो उसके बाद तफ्तीश के अंदर ये क्लियर हो गया कि जी गोगी भट्ट की उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इसको पकड़ भी लेते हैं तो 109 के अंदर तफ्तीश होगी और तफ्तीश के बाद इसको जेल भेजेंगे और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आप मुझे ये बता दें कि गोगी भट्ट की चंद दिन पहले बेल भी जो है ना वो रिजेक्ट हो गई है, और अब ये चैमगोइयाँ भी चल रही हैं। कुछ लोग समझते हैं कि कहीं वो गिरफ्तार ही ना हो गए हों, कुछ लोग समझते हैं कि वो गिरफ्तार नहीं है, रोपोश हो गए हैं। चल क्या रहा है, कहाँ हैं, कहाँ हो सकते हैं?
तो ये क्या लगता है? देखिए, ये तो बहुत ही इंटरनल और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो कि डेफिनेटली अभी डिस्क्लोज कोई भी नहीं करेगा। बहरहाल मैं आपको कुछ चीजें आपसे शेयर कर देता हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हो क्या सकता है। नंबर वन, जैसे ही टिफी बट को पाकिस्तान ला रहे थे तो उससे फिर एक दिन पहले जो इसकी रहायश गाह केनाल व्यू में गोगी बट वहां से गायब था। फैमिली क्लेम करी है कि वो पुलिस के पास है, पुलिस क्लेम करी है कि वो मफरूर है और उनको मतलूब है। ये लास्ट मंडे को उसकी अदालत में पेशी थी, वो पेश नहीं हुआ और अदम पैरवी की वजह से उसकी बेल कैंसिल हो गई। ठीक है। वरना उसको बेल शायद आगे फर्दर भी मिल सकती है, लेकिन वो एक खौफ है ना कि वो पेश होता है, पकड़ा जाता है, या फिर जो तसलसल चल रहा है तीफी बट वाला मामला, अगर ये भी उनके गिरफ्त में आ जाता तो इसका भी इनकाउंटर हो जाएगा। तो ये बहुत से शक्कू शुबहात हैं जिसकी वजह से शायद गोगी अभी मंजर आम से गायब है। और वो किसके पास है ये कहना तो कबल वक्त होगा, क्योंकि इतनी अंदर की इंफॉर्मेशन या ये सारे मामला जो है वो ना तो पुलिस आपसे शेयर करेगी ना ही फैमिली। लेकिन उसके कुछ फैमिली मेंबर्स जो बहुत उसके करीबी हैं, जब मैं गोगी बट का इंटरव्यू करने गया था वो वहाँ पर मौजूद थे, मेरी उनसे भी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि गोगी इस वक्त महफूज है। मतलब उससे लग रहा था कि वो पुलिस की कस्टडी में नहीं है। तो हमें भी डाउट था कि उसका कोई आगे फर्दर कोई मुबैना पुलिस मुकाबला हो सकता है या कोई और मामला हो सकता है। तो हमने बहुत से लोगों से वेरीफाई किया है, मुझ समेत बहुत से सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स हैं जो लाहौर के अंदर मौजूद है जो इस केस पर काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने जब उसकी फैमिली मेम्बर्स से पता किया गोगी के, तो उसके बाद फिर मैंने अपने कुलीग से भी पता किया कि चलो काउंटर चेक करते हैं। तो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी उसी तरह की मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन उनके पास भी थी। इसका मतलब है कि उसकी फैमिली क्लेम कर रही है कि अभी वो महफूज है। ठीक है। अच्छा, ये जो तीफी बट के बड़े भाई हैं, उनका जनाजे के मौके पे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनका विक्ट्री का निशान, उनकी जो बातें और उनका शुक्रिया अदा करना, बिलखुसूस वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा का नाम लेके, मियां नवाज शरीफ साहब का नाम लेके, ये क्या है? इसके पीछे क्या है? बज़ाहिर तो वो आप समझ सकते हैं कि इससे पहले तो वो स्टेट को मुरतल इल्ज़ाम ठहरा रहे थे कि जी इस मुबैना पुलिस मुकाबले की जिम्मेदार स्टेट है। स्टेट को चाहिए था कि उसको ला के उसका ट्रायल करते, उसको जुडिशल करते और उसके बाद जो उसकी सज़ा बनती थी उसको देते। लेकिन चूंकि उसका मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया और उस मुकाबले के अंदर वो हलाक हो गया, तो उसके बाद उन्होंने पहले पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस उनसे गारंटी मांग रही है कि कोई कानूनी कार्रवाई ना करें, उसके बाद लाश हैंड ओवर की जाएगी। खैर, लाश हैंड ओवर होगी, जनाजा हो गया, तदफीन होगी। तो उसके बाद उन्होंने जो कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने यही वो एक तंजिया अंदाज लग रहा था कि जी इतना अरसा मौजूदा हुकूमत के जो पॉलिटिकल पार्टी है जो इस वक्त इक़्तिदार में है, नून लीग, तो इनके साथ तीफी की बहुत ज़्यादा एफिलिएशन रही है और तस्वीर भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, कई जगहों पर आपको वीडियोस भी मिलेंगी और वो क्लेम भी करते थे कि इनका बड़ा ताल्लुक है उनके साथ। तो वो एक तंजिया अंदाज था जो वो उस वहाँ पर अपना रहे थे कि इतना अरसा इनके साथ गुजारने के बाद इन्हीं की हुकूमत के अंदर उसका इनकाउंटर हो जाता है और ये कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ उमर याकूब साहब हैं जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। उन्होंने जो इस केस के ऊपर उनके पास इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात है और जो इसके ऊपर अब तक की डेवलपमेंट्स है, ताज़ा डेवलपमेंट्स हैं, उस पर बात की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।